नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एशियान और इंडिया के बीच में 19th एशियान इंडिया समिट चल रही है कंबोडिया के अंदर, नोम्पे के अंदर, जिसके अंदर भारत के वाइस प्रेसिडेंट गए क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अभी G20 की मीटिंग के अंदर बाली जाने वाले हैं। इस वजह से इस दौरान में यहाँ पर यह हुआ है कि भारत और एशियान अपने रिलेशन को अपग्रेड कर रहे हैं टू द कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब इस पार्टनरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है, ये पार्टनरशिप क्या है और ये एशियान क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इन सारी चीजों को हम लोग इस सेशन के अंदर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट भी बड़ी PDF आपको यहाँ मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। कोशिश क्या करो कि इस क्लास के अंदर आप लोग मेरे साथ में लाइव जुड़ो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एशियान इंपॉर्टेंट क्यों है और एशियान है क्या। एशियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि भारत के बिल्कुल पड़ोस में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपीन, ब्रुनई, इन सारे देशों को मिलकर बनता है। और ये देश आपस में बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन करते हैं और ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये पूरे विश्व का 8.5% आबादी को होल्ड करता है। यहां पर वियतनाम जैसे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब है। वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी एशियान के रूप में देखने को मिलती है। 3rd लार्जेस्ट लेबर फोर्स है चाइना और इंडिया के बाद। 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग रीजन हम लोगों को ये एशियान देखने को मिलता है। यहां से कई सारे देशों के अंदर एक्सपोर्ट होता है। भारत के लिए ये एशियान और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि एक बार देखो, आपको एशियान कहां दिख रहा है, ये इंडिया है और इंडिया के पड़ोस में यहां पर आपको एशियान नेशन दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपको चाइना दिख रहा है। भारत का चाइना के साथ में बॉर्डर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है। वहीं एशियान देशों के साथ में भी चाइना के कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसके अंदर चाइना जो है वो साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है। ये हम सब लोगों को पता है। इस दौरान में वो फिलीपींस, इंडोनेशिया ऐसे देशों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में आने लगता है। तो भारत क्या कर सकता है, इन देशों के साथ में अपने कॉपरेशन बढ़ा सकता है। वही कुछ देश जैसे म्यांमार वगैरह, इनके रिलेशन चाइना से बहुत अच्छे हैं, जबकि चाइना इनको डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसा रहा है। पर इनके पास में चाइना के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो रीजन के अंदर भारत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो जियोपॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए ये एशियान देश चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, भारत जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्या कहता है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, खास रूप से साउथ चाइना सी के अंदर चाइना को काउंटर करने के लिए कहते हैं हम लोग। वहीं फिलीपींस क्या चाहेगा कि इस रीजन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। इंडोनेशिया क्या चाहेगा, इस रीजन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। मलेशिया क्या चाहेगा, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। मतलब हमारे जो इंडो पैसिफिक रीजन के विजन है वो अलाइन करते हैं। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आप देखो, यहाँ पर आपको ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया दिखेगा जहां पर थोड़ा सा डेवलपमेंट कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर व्यापार एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि डायरेक्ट अभी तक समुद्र का एक्सेस नहीं था। अब हम लोग बांग्लादेश के जरिए दे रहे हैं। पर हम लोग जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हम लोग एक्सपोर्ट ये वेस्टर्न देशों में ही करने की क्यों बात करें? क्यों ना हम लोग इस नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक ट्रांजिट रीजन के रूप में बना दें, जिसके जरिए एशियान देश इंडिया और इधर वाले रीजन के अंदर व्यापार कर सके और उधर वाले रीजन से व्यापार नॉर्थ ईस्ट रीजन के जरिए एशियान वाले देशों के साथ में हो सके, जिसके कारण से नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट हो सकेगा। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करने के लिए एशियान देश काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। भारत कहता है कि हम लोग इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड से एक हाईवे निकालेंगे। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो एशियान देशों के साथ में डेवलप करने की बात भारत करता है। भारत को रीजनल लेवल पे कोऑपरेट करने के लिए एशियान देशों की जरूरत पड़ती है। साथ में भारत ने फिलीपींस के अंदर, अगर आपको याद होगा, तो ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट किया था। वियतनाम से ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करने की बात चल रही है। मतलब भारत इस रीजन के अंदर नेट डिफेंस प्रोवाइडर बन सकता है। ये देश जो है वो बुद्धिस्ट के अंदर मानते हैं, बुद्धिज्म के अंदर मानते हैं। बुद्धिज्म के अंदर 8 में से 7 पिलग्रिमेज भारत के अंदर, यानी कि कल्चरल टाइज और टूरिज्म के लिए ये एशियान देश भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो साबित होने वाले हैं। भारत और एशियान के बीच का रिलेशन शुरू हुआ था 1992 के अंदर। अभी लगभग 30 वर्ष भारत और एशियान के रिलेशन को पूरे हो रहे हैं। इस दौरान में दोनों देशों ने मिलकर कहा है कि कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे। अब कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? देखो, एक होती है अलायंस। अलायंस एक बड़ा पैमाना होता है, उसके सबसे नीचे होता है पार्टनरशिप। इन दोनों के बीच का कोई भाग होता है ना, तो वो होता है कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्या होता है अलायंस? अलायंस का मतलब होता है कि हम लोगों ने कुछ चीजें डिसाइड करी और हम लोग उस चीज के ऊपर बाध्य हो गए। जैसे कोई मिलिट्री अलायंस होती है, नाटो के अंदर मिलिट्री अलायंस हो गई, उसके ऊपर युद्ध हुआ तो दूसरा देश पहुंच जाएगा, किसी एक देश के ऊपर युद्ध हुआ तो दूसरा देश पहुंच जाएगा और वो बाध्य होगा, मतलब मानना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, वैसा सिस्टम। ठीक है,
और एक होता है पार्टनरशिप, जहां पर बायलेटरल लेवल पे हम लोग थोड़ी बहुत चीजों के ऊपर पार्टनरशिप जो है वो कर लेते हैं, डिप्लोमेटिक डायलॉग कर लेते हैं। इन दोनों के बीच का होता है कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जहां पर कोई बाध्यता नहीं होती है, पर यहाँ पर ना कुछ विजन जो है वो डिसाइड कर लिए जाते हैं कि हमारे विजन और आपके विजन इन चीजों के ऊपर अलाइन हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से कॉपरेट करें। कुछ अलग अलग सेक्टर, कुछ अलग अलग एरिया जो है वो घोषित किए जाते हैं, बताए जाते हैं, और इसके जरिए क्या होता है, पूरे विश्व के अंदर हम लोग ये मैसेज पहुंचाते हैं कि ये रीजन और ये देश आपस में बहुत अच्छे से कॉपरेट कर पाएगा। तो इसलिए ये कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इस कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर जो रीजन डिसाइड किए गए वो है साइबर सिक्योरिटी। इंडिया और ये जो 10 देशों का समूह है, ये दोनों मिलकर न्यू डायलॉग प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, जहां पर साइबर सिक्योरिटी के लिए दोनों प्रकार के जो रीजन है वो आपस में बातचीत करेंगे, चर्चाएं करेंगे और नए नए चीजों को लेके आएंगे। इतना ही नहीं, डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात की है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रेड, डिजिटल स्किल एंड इनोवेशन, इनको बढ़ावा देने की बात की है। बायलेटरल टाइज के अंदर ह्यूमन रिसोर्स, डी माइनिंग, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ग्रो करने की बात की है। डीप सिविलाइजेशन लिंकेज, मरीटाइम कनेक्टिविटी और क्रॉस कल्चर एक्सचेंज की भी बात की है, क्योंकि हम लोगों के बीच में कल्चर जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर है। जैसे कम्बोडिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि वहां के जो किंग है उनका नाम इंडियन नाम पे है, ठीक है। वैसे ही आप अगर इंडोनेशिया के अंदर जाओगे तो वहां पर भी आपको वही कल्चरल टाइज जो है वो देखने को मिलेंगे, वहां पर इंडियन कल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर जो चोला साम्राज्य है वो इन एशियान देशों तक गया था। वहीं आपको मिकोंग रिवर यहां से जाती हुई दिखेगी। मिकोंग रिवर का नाम ही माँ गंगा से आया है, गंगा का नाम ही माँ गंगा पड़ा और उसके बाद में वो मिकोंग हो गया, मिगोंगे से वो मिकोंग हो गया। इस तरीके से हमारे बीच में डीप कल्चरल टाइज हैं, तो आपस में हम लोग वो कल्चरल टाइज को, कल्चरल एक्सचेंज को और ज्यादा करेंगे। स्मार्ट एग्रीकल्चर को ये दोनों देश जो है वो प्रमोट करेंगे, ये दोनों रीजन जो है प्रमोट करेंगे। साथ में इंडिया और एशियान के बीच में एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड एग्रीमेंट है, जिसको और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा, सिंपल बनाया जाएगा, ट्रेड फैसिलिटेटिव बनाया जाएगा, सप्लाई चेन रेजिलिएंट बनाया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा नए कॉपरेशन एरिया को, और सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म जो है वो क्रिएट किया जाएगा, ताकि भारत के प्रोजेक्ट इजीली एक्सेस मिल सके एशियान में, और एशियान के प्रोजेक्ट को इंडिया में इजी एक्सेस मिल सके। टूरिज्म को भी डेवलप किया जाएगा। कोविड के बाद में ये टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से हिट हुई है, तो यहां पर भी दोनों देश आपस में कोऑपरेट करेंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेररिज्म और नॉन प्रोलिफरेशन के ऊपर भी इंडिया और एशियान के बीच में रिलेशन जो है वो और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं आफ्टर दिस कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बट हमारे रिलेशन को और ज्यादा मजबूत बनाने में एशियान थोड़ा सा कमजोर रह जाता है। हम लोगों को लगता है एशियान अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत है, बट एशियान देशों के बीच में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। जैसे एशियान के जो 10 देश है उसमें सिंगापुर और कम्बोडिया दिखेगा। सिंगापुर की जीडीपी बहुत ज्यादा है, पर कैपिटा जीडीपी 5 डिजिट है, वहीं 4 डिजिट के अंदर आपको कम्बोडिया की दिखेगी। कम्बोडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो बहुत कम है, मतलब रिच पुअर का डिफरेंस है। इन देशों के अंदर आपको डेमोक्रेसी मिल जाएगी, आपको कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी मिल जाएगी, कुछ में ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट भी मिल जाएगी। मतलब राजनीति में भी ये देश काफी ज्यादा अलग है। साथ में ये देशों के बीच में म्यांमार को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। म्यांमार जो है वो एशियान का भाग है। रिसेंटली यहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया था, तो एशियान ने कहा था कि इस चीज को बंद करो और वापस से डेमोक्रेसी को स्थापित करो। डेमोक्रेसी को स्थापित नहीं भी करना है तो कुछ 5 एजेंडा जो है वो म्यांमार को दिए गए। इन 5 एजेंडा को म्यांमार की मिलिट्री कूप ने फॉलो नहीं किया, जिसके बाद में एशियान ने क्या किया कि म्यांमार को अगली मीटिंग में बुलाया ही नहीं, जिसके कारण से म्यांमार के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा। चाइना एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, क्योंकि मैंने बताया म्यांमार और थाईलैंड वगैरह जैसे देश चाइना के काफी ज्यादा क्लोज हैं। वहीं चाइना के एकदम शत्रु के रूप में आपको फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश भी देखने को मिलेंगे, जिनके चाइना के साथ में साउथ चाइना सी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर चाइना को लेके भी ये एशियान देश जो है वो आपस में डाइवर्ज कर जाते हैं, और चाइना को लेके इनकी क्या पॉलिसी है ये अभी तक स्थापित नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।